Hello students, welcome to Access Institute and this is the third lecture of chemical bonding and in the previous lectures हम लोगों ने chemical bonds के बारे में पढ़ा, types of chemical bond हम लोग कर चुके हैं, दो टाइप के chemical bond पढ़ चुके हैं, ionic bond and covalent bond. So आज के इस lecture में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं properties of ionic bonds and covalent bonds and then हम लोग देखेंगे the last type of bond that is the coordinate bond. So let's start then. So first आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. आयनिक कंपाउंड्स में आप लोगों ने सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बने थे. आयंस के थ्रू बने थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी आयंस के बीच में, तो कहीं ना कहीं वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इनकी प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करेगी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को. सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज द नेचर. जो हमारा नेचर है कंपाउंड का, तो देखो नेचर में हम लोग सबसे पहले बात करें कि जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि जिनसे वो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं. वी ऑल नो दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से दे बिकम हार्ड सॉलिड्स. ये क्या होते हैं हमारे हार्ड सॉलिड होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ आयंस. तो जैसे आपने देखा होगा घरों में नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, उसका क्रिस्टल जो होता है बहुत हार्ड होता है. आप उसमें से उसको बीट करके तोड़ना चाहो तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, पार्टिकल्स आपके दूर आसानी से नहीं जाते हैं. द रीजन इज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देयर आयंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. इनके बीच में अब आपको रीजन समझ आ गया कि इसके जो रीजन होता है वो क्या होता है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो होल्ड करती है आयंस को, जिसकी वजह से ये आयंस इजीली तोड़े नहीं जा पाते. देन नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. नाउ दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कैसे कि अभी आपने समझा कि ये इनके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उनको दूर करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, और एनर्जी की सप्लाई अगर ज़्यादा दोगे तो जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा. दैट मीन्स these compounds have high melting point and high boiling point and also they are non volatile. वॉलेटाइल का मतलब होता है दे डू नॉट देमसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट. जैसे पानी है, कुछ टाइम बाद अपने आप पानी जो है वेपर स्टेट में चलने शुरू हो जाता है, अपने आप वेपराइज हो जाता है. अगर कहीं पे पानी फैल गया है अपने आप वेपराइज हो जाएगा. लेकिन कोई आयनिक कंपाउंड है, कभी नमक को आप खोल के रख दो, कभी ऐसा नहीं होगा कि नमक जो है वो पूरा का पूरा वेपराइज होकर उसमें से गायब हो गया है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो वो एनर्जी जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है कि आयंस को वेपराइज कर दे. So there exists a strong force of attraction between the oppositely charged ions. So a large amount of energy is required to break the strong bonding force between ions. तो ये सेम चीज़ यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लार्ज एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स हाई. नाउ नेक्स्ट अनदर प्रॉपर्टी, कमिंग टू द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर. अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब कभी चार्ज कहीं फ्लो करेगा, है ना. यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को, या फिर हमारे पास होने चाहिए आयंस. तो देखो आयंस अगर फ्री नहीं है, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई नहीं बोलता है कि जाओ जाके फ्रिज से पानी में बॉटल ले आओ, या फिर कोई भी घर का काम हो नहीं बोलते हैं. कब बोलते हैं? जब आप फ्री होते हो. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होता है. सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. क्यों? बिकॉज द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. बट अगर आप इनको फ्यूज कर दो, फ्यूज मतलब इनको मेल्ट कर दो, फ्यूज यहाँ पे फ्यूज वर्ड को यूज किया गया है फॉर मेल्टिंग. अगर आप इनको मेल्ट कर दो तो आयंस अलग हो जाएंगे, या फिर आप इनको एक्वस स्टेट में ले आओ. एक्वस स्टेट मतलब वाटर में डिजॉल्व कर दो, वाटर डिजॉल्व इन वाटर. एक्वस मतलब होता है, एक्वस वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है. अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो तो अब वो जो वाटर होगा वो कंडक्टिंग नेचर का बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज द इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग. These forces weaken in fused state or in solution state, hence ions become mobile. ये सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहेंगी तो मूव नहीं करने देंगी, लेकिन आप फ्यूज कर दोगे, मेल्ट कर दोगे, पानी में डिजॉल्व कर दोगे तो ये इजीली मूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं. देन कम्स आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन.
आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे अभी इससे पहले आपने देखा कि फ्री आयंस क्रिएट होना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, दे आयंस बिकम मोबाइल एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये आयंस पानी में डालेंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, टूटने की वजह से क्या होगा, ये फ्री हो जाएंगे और ये प्रोसेस को बोला जाएगा आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, ठीक है। सो वाटर बीइंग अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। NaCl gives Na plus and Cl minus। तो वाटर क्या करता है कि ये जो NaCl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बन रही है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि आखिर कैसे होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही है, इस फोर्स को हटा देता है, कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से आयंस नाउ फ्री टू मूव। तो आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो वाटर में ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे आयनाइज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू आयंस। इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोला जाता है। देन कम्स डिसोसिएशन। व्हाट इज डिसोसिएशन? डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। देयर आयंस डिसोसिएट एंड माइग्रेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम इन देयर मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। आयंस डिसोसिएट इन वाटर और इन मॉल्टन स्टेट। देखो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना और आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट होना। तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही होगा यहाँ पे। तो जब आप मेल्ट करोगे तो ये आयंस जो है, ये जो कंपाउंड है Na प्लस और Cl माइनस जो जोड़ा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारा टूट जाएगा। लेकिन आयनाइज होने का मतलब होता है कि जो पहले आयंस में नहीं था लेकिन बाद में आयन में कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो फेवर वर्ड होता है वो डिसोसिएशन होता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जो फेवर वर्ड होता है वो आयनाइजेशन होता है। सो ये क्या करते हैं, डिसोसिएट होते हैं। अब डिसोसिएट होने के बाद आप अगर आपने यहाँ पे पानी लिया, इसमें NaCl डाला और इसमें आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव। नाउ द Cl स्टार्ट टू मूव एट पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि अपोजिट चार्ज है, एंड Na स्टार्ट टू मूव एट नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज हाउ the ions pass or ion move to their opposite terminals। अपोजिटली चार्ज टर्मिनल्स के पास आयन मूव करते हैं और ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यहाँ पे करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देन कम्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्टेबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपको बोला जाए ये पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक हो चुका है, आपका एल्कोहल हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं बेसिकली। तो इनमें ये सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन पानी में ही सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि पानी में होता है पोलर नेचर। पोलर नेचर का मतलब है थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज कहीं ना कहीं सेपरेटेड होता है थोड़ा सा। जैसे कि देखा जाए, देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इससे पिछले लेक्चर में बताई थी। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो थोड़ा सा नेगेटिव रखेगा, थोड़ा सा ये पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ खींच रहे होंगे। तो ये जब इसमें दो पोल क्रिएट हो गए, हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे इस तरीके की हल्का सा भी आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पोल क्रिएट होता दिख रहा है तो वो पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। जनरली पोलर कंपाउंड्स हम बोलते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि कोवेलेंट में अगर दोनों एक स्ट्रेंथ के हैं, अगर दोनों एक ही जैसे स्ट्रेंथ के हैं तो कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन अलग अलग स्ट्रेंथ हुई तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए जब अलग अलग एटम जुड़ते हैं पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन जब सेम जुड़ते हैं तो वो पोलर कंपाउंड्स नहीं बनाते। तो यही रीज़न है कि वाटर जो है हमारा पोलर कंपाउंड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग इन द फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस दे डिसॉल्व। तो इसीलिए वो आयंस होते हैं पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना तेजी से रिएक्ट करते हैं। देखो आयंस तेजी से बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। सो दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। सिंस फ्री आयंस आर इजीली फॉर्म्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशन, दे यूनाइट वेरी फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो ये बहुत तेजी से टूट जाते हैं, बहुत तेजी से अवेलेबल होते हैं, तो ये तेजी से फॉर्म भी कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, रिएक्शन भी तेजी से शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स।
तो वो पीछे हमने प्रॉपर्टी देख ली है, उसमें देखा कि क्या नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या है, डिसोसिएशन होगा या नहीं होगा, ये सारी प्रॉपर्टी हमने आयनिक कंपाउंड्स की देखी। अब यही प्रॉपर्टी हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी देखेंगे। सो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी जाए, सबसे पहला है नेचर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो दो एटम्स को ही तो जोड़ता है ना, मॉलिक्यूल्स को थोड़ी ना जोड़ता है। ये दो एटम, यहाँ पे दो एटम, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को नहीं जोड़ पाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि अगर हमारा चार्ज स्पीशीज होती तो जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगी। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मॉलिक्यूल हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गई तो वो सॉलिड की जगह हो सकता है या तो गैस में एग्जिस्ट करे या लिक्विड में एग्जिस्ट करे, और सॉलिड बनाएगा, सॉलिड बहुत सॉफ्ट होंगे, यानी बहुत हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में कम होती है। सो दीज हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये हमारा सॉलिड्स जनरली फॉर्म नहीं करते, लेकिन सॉलिड्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो कोवेलेंट जो सॉलिड्स होंगे सॉफ्ट होंगे, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन एक सॉफ्ट सॉलिड होता है। गैसेस में आप बात कर सकते हैं फ्लोरीन की, और लिक्विड में आप बात कर सकते हैं ब्रोमीन की। ठीक, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें बॉइलिंग पॉइंट। अब आप समझ सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड दे बिकम वॉलेटाइल। इसीलिए ये वॉलेटाइल हो जाते हैं, इसीलिए वाटर जो है सराउंडिंग की एनर्जी गेन करके वेपराइज होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ अपने आप से वेपराइज हो रही है उसको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। सो दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। तो लेस एनर्जी चाहिए बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, तो वो सराउंडिंग से मिल जाती है और इवेपोरेट इजीली हो जाता है हमारा कंपाउंड। सो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ना तो आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स जुड़े हुए हैं। सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइदर सॉलिड, मॉल्टन और एक्वस स्टेट। ये कंडक्ट करते नहीं है। कंडक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, फ्री आयंस, जिसकी वजह से दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इजी कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कंडक्शन हो गया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है, बहुत बेसिक यहाँ पे आपको रीजंस आपको मिल रहे होंगे। तो यही रीजंस आपको याद रखने हैं कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। देन कम्स आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयनाइजेशन, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज। जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर में बता चुका हूँ, जहाँ पे जो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बराबर होगी, तो कोई भी चार्ज सेपरेट नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ये कभी भी आयनाइज नहीं होते, टूटते नहीं है इसमें। सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। कुछ कंपाउंड्स पोलर नेचर के होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, HI हो गया, तो ये टूट जाते हैं। पानी में डालो HCl को तो एसिड मिलता है, तो ये इसीलिए ये पोलर होते हैं तो टूट जाते हैं। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, इसीलिए ये नहीं टूटते। सो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयंस इन देयर सॉल्यूशन। जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में आयंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये आयनाइज हो जाते हैं और करंट पास कर सकते हैं एक सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। दैट डिसोसिएशन, द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस डज नॉट टेक प्लेस। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, सो दे डू नॉट डिसोसिएट। ये आयनाइज होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। डिसोसिएशन में क्या था? एटम्स का टूटना। आयनाइजेशन में क्या था? आयंस का बनना। मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आगे देखेंगे आयंस का कैसे आयनाइजेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे कि अगर हमारा HCl की बात करें तो इसमें आयंस है नहीं, तो ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा, यानी कि कभी ब्रेक नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन मतलब इसके आयंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, जैसे ही आप इस कंपाउंड को वाटर में डालोगे, तो आपको यहाँ पे H+ और Cl- यानी कि दो आयंस में, पॉजिटिव चार्ज आयंस में ब्रेक करता हुआ मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आयोनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट ऑर्गेनिक में घुल जाते हैं।
एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो नॉन पोलर, हेंस दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें डिसॉल्व रहते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी या स्टेबिलिटी देखी जाए तो पोलर चीज़ पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आयंस तो बहुत इजीली फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे आयंस इजीली फॉर्म नहीं हो रहे, सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन का वो स्लो होगा, क्योंकि इजीली आयंस नहीं बनते तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी स्लो हो जाएगा। सो इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दस द रिएक्शन इज स्लो बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हमारा स्लोली रिएक्ट करते हैं। सो ये हमारा प्रॉपर्टीज था आयनिक कंपाउंड का और कोवैलेंट कंपाउंड का। तो हमको दो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि इनका नेचर क्या होगा, सॉलिड होगा गैस होगा तो वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये कुछ इनके डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे, ये आयनाइज होंगे या नहीं होंगे, नेचर कैसा होगा, पोलर होगा नॉन पोलर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, आप एक बार इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इन प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनदर टाइप ऑफ कंपाउंड, अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोला जाता है इसको, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा इसलिए क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में आपने देखा था इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो म्यूचुअल है, दोनों एटम्स जो जुड़ रहे हैं वो बराबर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, बराबर शेयरिंग नहीं की जाती है। इसमें ऐसा है कि एक के पास तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास नहीं है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called a coordinate bond or dative bond। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही दे रहा है लेकिन शेयर वो दो के बीच में होगा, एक खाली रहेगा, एक के पास खाली ऑर्बिटल रहेगा, खाली ऑर्बिट रहेगा, जिसके पास मैं तो जैसे कि मान लो मैं H प्लस हूँ, H प्लस अगर होता है तो H प्लस है, मैं बात करूँ H प्लस की तो इसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर अमोनिया यहाँ पे NH3 आएगा तो लोन पेयर है, एक्स्ट्रा पेयर है, तो ये क्या करता है, इसको दे देता है, बोलेगा कि तुम एक इलेक्ट्रॉन तुम रखो, फिर एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूँगा, फिर उस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है M से। तो हुई शेयरिंग, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, सो नाउ दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या है, कंडीशन देखते हैं। दैट कंडीशन इज वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा तभी डोनेट होगा। दूसरा, अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनदर जो एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, कैसे, एक लोन पेयर यानी कि पेयर की कमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन होना, पूरे पेयर की कमी होनी चाहिए। सो ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाता है। जैसा अभी मैंने आपको NH3 और H+ लिखा है, इसके एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो इसके दो ही हमको एग्जांपल समझने हैं, वो इनफ है, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अमोनियम आयन कैसे होता है, अगर हम NH3 को देखें तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब अगर इसके पास कोई H+ आए तो H+ के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है, तो ये लोन पेयर जो है, ये जैसे कि ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और फिर बोलेगा कि शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, NHH। अब पॉजिटिव चार्ज इसने डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लोन पेयर जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो मैंने आपको जो सिखाया था ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब हाइड्रोजन आएगा अपना एटम लेके, अपना ऑर्बिट लेके, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे शेयर होना, नाइट्रोजन के पास भी घूमेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो आपने देखा था पिछले
लेक्चर में इस तरीके से अभी हाइड्रोजन में भी घूमेगा, नाइट्रोजन में भी घूमेगा। क्यों? अगर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है हमारा, नाइट्रोजन पे। तो और हमारा कंपाउंड कैसा बन जाता है, NH4+, ये हमारे यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है अमोनियम आयन। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब कैसा होता है, एक्चुअली वाटर के पास देखा जाए तो मैंने आपको बताया था 2 लोन पेयर होते हैं पिछले लेक्चर्स में। अब सेम चीज़ यहाँ पे होगी, इसके पास यदि H+ आता है तो ये लोन पेयर इसको मिलेगा, एंटायरली शेयर कौन कर रहा है, शेयर एंटायरली ऑक्सीजन कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, खाली इसके पास लोन पेयर शॉर्टनेस है। तो अभी क्या बनाएगा हमारा H3O पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे रहेगा और 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये एक ही, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, H3O पॉजिटिव। और हम इसको कैसे बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, तो इसके यहाँ पे लोन पेयर है नहीं है, तो ये लोन पेयर जैसे कि ये वाला लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे क्या करेगा, अपना H+ खाली है ऑर्बिट, तो इसको इसके पास लाएगा। तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें भी घूमेंगे, ऑक्सीजन के पास भी घूमेंगे, तो इस तरीके से दोनों में शेयर हो रहेंगे। उन्हें इलेक्ट्रॉन शेयर किसने किया, एंटायरली ऑक्सीजन ने। तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इसको हम एरो से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाते, एरो से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर बनाना है बॉन्ड तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बना देंगे। तो इसके रिप्रेजेंट करने के या तो एरो से कर दूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोनों ही तरीके हैं हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के। तो ये जो बॉन्ड बना दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जनरली आपको बस इस लेवल पे इन्हीं में पढ़ना है, अमोनियम आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब भी पानी में आप एसिड डालते हो ना, तो वो जो H+ एसिड से निकलता है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज़्यादा प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस नहीं करनी है, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमको खुद से ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम वहाँ पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में इस लेवल पे हमको इतना ही यहाँ पे जानना होता है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखा, प्रॉपर्टीज देखी कोवैलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड की। इन द नेक्स्ट क्लास हम फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड में कैसे थ्योरीज क्या क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरीज को कवर करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।